मंजुला उपाध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन तीसरी यूनिट जो है आज हम चर्चा करेंगे। और संरचनात्मक परिवर्तन में हम पहले 3 सेक्टर्स जो हैं उनको देखते हैं कि जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ यानी कि कृषि एवं उससे संबंधित जो भी व्यवसाय होते हैं वो आते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और तृतीयक क्षेत्र यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर होता है, सेवा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। जब भारत में नियोजन यानी प्लानिंग शुरू हुई तो उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका योगदान जीडीपी में सबसे अधिक था, यानी 55% के भी ऊपर था। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र का था। और अंत में सबसे कम जो है वो सेवा क्षेत्र का था। और फिर 1991 में जो नए आर्थिक जो सुधार लागू किए गए, उनकी वजह से जो ये परसेंटेज थी उसमें चेंजेस आए। यानी जो सर्विसेज सेक्टर है आज के समय में सबसे ज़्यादा योगदान उसका है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका योगदान सबसे कम है। जिसका सबसे ज़्यादा था उसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम था उसका सबसे ज़्यादा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका योगदान थोड़ा बहुत ही 19-20 ही परिवर्तन हुआ है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग अगर अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अधिक गति से बढ़ना होगा, क्योंकि वो मशीनीकरण और औद्योगिक उत्पादन देती है। पर देखने में ये आया कि सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा बढ़ा, जिसमें कि हम टूरिज़्म है, पर्यटन, इंश्योरेंस और टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी यानी ऊर्जा, ये सारी चीज़ों को हम लेते हैं। सारे आधारभूत संरचना अगर हम देखें तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा प्रदान की जाती है। तो सर्विसेज सेक्टर तेज़ी से बढ़ा, उससे कम गति से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा और सबसे धीमी गति से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। पर जब अर्थव्यवस्था एवोल्यूट करती है यानी उसका विकास होता है तो ये माना जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देश वो माने जाते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जीडीपी में सबसे कम हो, और मतलब उस पर निर्भरता सबसे कम हो। उसके बाद जो है सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान अधिक हो। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसका योगदान 53% के करीब है। और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 28% के करीब है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका 18% के करीब है। यानी 55% से आज हम कृषि क्षेत्र में जो जी का योगदान है जीडीपी में वो 18% पे पहुंच गया है। तो एक तरीके से अगर हम विकास माने तो विकास की अवधारणा के हिसाब से तो हम सही ही जा रहे थे। पर जो ये संरचना है, ये हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सूटेबल इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र है। आज हमें पता है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का योगदान भी जीडीपी में ज़्यादा होना चाहिए। और उस पर अगर निर्भरता कम हो और योगदान भी कम हो तब तो बात समझ में आती। पर निर्भरता अधिक है पर योगदान जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्ण रोजगार का क्षेत्र कृषि क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। जो लोग दिख रहे हैं वहाँ पे रोजगार में वो वाक़ई में रोजगार में नहीं है। उनमें से कुछ लोग हट भी जाएँ तो उस उत्पादन पर कोई गलत प्रभाव या नहीं पड़ेगा। पर जब कृषि क्षेत्र पर अ, निर्भरता होती है तो ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास भी करते हैं। जैसा कि 85% 75% के अबव हम जब प्लानिंग शुरू हुई तो उस समय निर्भरता थी। पर आज की डेट में निर्भरता 55% के करीब हो गई। उसके बावजूद जो है ये डिक्लाइन जीडीपी का में एग्रीकल्चर सेक्टर का, इसलिए ये चिंताजनक बात है क्योंकि हमें अपनी इस विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा अगर कृषि क्षेत्र को हम इग्नोर करेंगे। कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी उत्पादन का ह्रास नियम लागू होता है। प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन का ह्रास नियम लागू होता है कि एक समय तक तो उसी कृषि क्षेत्र पर अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज ना करें तो उत्पादन बढ़ता है, पर एक समय के बाद वो जो है
धीमा पड़ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र में हमको नई तकनीकों को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। जो भूमि है उसकी सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए और जितनी भी मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि वेदर फ़ोरकास्टिंग हो चाहे वो इरिगेशन से संबंधित हो यानी सिंचाई व्यवस्था से संबंधित हो। जैसे कि अब ड्रोन पिछले बजट में ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में करने को कहा गया कि जिससे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सॉइल की कंडीशन है इसके बारे में पता किया जा सके और उसके अनुरूप ही टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया जा सके। तो ये तीनों सेक्टर्स से उनका योगदान में क्या परिवर्तन रहा, ये हमने देखा। अब जो भारत की राष्ट्रीय आय है, उसमें क्या समृद्धि रही? यानी कि जो जीडीपी है यानी राष्ट्रीय आय है, उसको हम देखते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर या कोई भी स्पेसिफाइड टाइम हो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री यानी किसी देश की सीमा के अंदर एक समय सीमा पर अंतिम वस्तुओं के और सेवाओं के रूप में जो उत्पादन हो रहा है उसका जो कुल मूल्य है ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसमें जो अगर हम कंपैरिज़न करेंगे कि वृद्धि जब हम देखते हैं तो 1 साल से जो उसका बेस ईयर हुआ, दूसरे साल में जो उसका करंट ईयर हुआ, उन दोनों में जो वृद्धि हुई है उसको हम राष्ट्रीय आय में समृद्धि जो है वो कहते हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में जो पहली रिपोर्ट है वो 1951 में आई। हम जानते हैं कि महालनोबिस मॉडल अडॉप्ट किया गया था। महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय को आकलन करने की समिति बनाई गई जिसमें कि 2 अन्य सदस्य भी थे, डी.आर. गाडगिल जी और वी.के.आर.वी. राव। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बड़े नाम हैं और ये सारे आंकड़ों को इन्होंने संकलित किया और जो है ये कोशिश की निकालने की कि क्या राष्ट्रीय आय रही और उसमें किस प्रकार से वृद्धि हुई। अब इसको कई खंडों में विभाजित किया गया है कि भारत में 1951 से 1980 की अवधि जो मानी जाती है क्योंकि जो लेट 80s है कहा जाता है कि धीरे-धीरे जो आर्थिक सुधार आए वो उसके बाद ही आ गए थे और 1951 से काफ़ी लंबे समय तक जो है जो ग्रोथ रेट थी हमारी कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ही धीमी गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी यानी 3.5%। बीच में ऐसा भी समय आया भारत में कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था 10% तक की ग्रोथ रेट से यानी जो आर्थिक समृद्धि दर है उससे बढ़ी पर उस समय बहुत लंबे समय तक 3.5% के आसपास ही रही। कभी 5 हो गई, कभी 4.9 हो गई, कभी 3 हो गई। मतलब इस लमसम जो एवरेज निकला यानी औसत दीर्घ अवधि में जो वृद्धि दर निकली वो सिर्फ 3.5% की ही निकली और इसके बहुत बड़े कारण भी रहे क्योंकि 1962, 1965, 1971 इन तीनों में जो पड़ोसी देश थे हमारे पाकिस्तान और चीन इनसे युद्ध हुए और 1966 में, 1972 में, 1979 में जो है हमारे 3 बार जो है भयंकर सूखा पड़ा क्योंकि जो कृषि क्षेत्र था हमारा ज़्यादातर उस समय वर्षा के जल पर ही निर्भर था और अगर वर्षा नहीं हुई तो भयंकर सूखा या अकाल पड़ जाता था। तो ये वो समय है जब भयंकर सूखा भी पड़ा और ले देकर अगर आप देखें तो पड़ोसी देशों से 3 युद्ध भी इसी दौरान हुए। इस वजह से जो आर्थिक वृद्धि दर दिखी वो बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ पाई क्योंकि ज़्यादातर हमें अपना युद्ध लड़ने में ही संसाधन खराब हुई है, जाया करना ही हुआ। हालाँकि देश सुरक्षित होता है तभी आर्थिक समृद्धि दर भी तेज़ी से बढ़ती है। तो कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि नकारात्मक वृद्धि दर देखी गई ऐसे पीरियड में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये समय ऐसा रहा कि बहुत ज़्यादा वृद्धि दर नहीं हुई। हालाँकि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 5% की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो एक तरीके से चेंजिंग पॉइंट जो है हम मान सकते हैं कि रहा। और
अगर पहली योजना से हम देखें तो लक्ष्य 2.1% था, क्योंकि तब हम 51 से 56 के बीच हम शुरुआत कर रहे थे योजनाओं का, प्लानिंग पीरियड का, और हम आज़ाद हुए भी बहुत समय नहीं हुआ था, तो इसलिए लक्ष्य भी छोटा रखा गया, पर उपलब्धि इसलिए हमें ज़्यादा दिखी। पर जो लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, 4.6 ग्रोथ रेट रही। दूसरी योजना में 4.5 का लक्ष्य था और ये 4.1 ही रही, थोड़ा कम रही लक्ष्य से। तीसरी योजना में 5.6 था, ये जो वही पीरियड है 1961 से 66 का, जिसमें कि युद्ध भी हुआ और सूखा भी पड़ा, तो 5.6 लक्ष्य रखा गया, पर ग्रोथ रेट सिर्फ 3.3 रही, इसको वृद्धि दर हम कहेंगे बहुत कम रही। चौथी योजना में 1969 से 74 में भी लक्ष्य 5.7 का रखा गया, पर उस समय भी ये 3.0 ही रही, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं उसका कारण। पाँचवीं योजना में ये बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि अगला लक्ष्य जो है वो थोड़ा कम मान के रखा गया, 74 से 79 के बीच 4.4 का, पर ये हमने हासिल किया 5.0, यानी कि इतने 4 योजनाओं के बाद अगर हम देखें तो 5वीं योजना में ग्रोथ रेट बढ़ी। फिर छठी योजना में लक्ष्य 5.2 का रखा गया, हम एकदम उससे थोड़ा-सा 0.1 ज़्यादा ही रहे, 5.2 का लक्ष्य था, 5.3 हमने अचीव किया। 7वीं योजना में 5.0 का लक्ष्य था और हमने ज़्यादा अचीव किया, 5.8। ये 1985 टू 1990 का पीरियड है। 85 के बाद धीरे-धीरे हम लोग आर्थिक जो परिवर्तन थे या आर्थिक सुधार थे, उनकी तरफ हम लोग गतिशील हो रहे थे। ये राजीव गांधी जी के जो प्रधानमंत्री थे उस समय हमारे, उनका भी पीरियड रहा, और भी सरकारें आई उस दौरान, पर ये वो पीरियड रहा जिन्होंने कंप्यूटर को लॉन्च किया एक तरीके से उसी दौरान भारत में। तो ये 5.0 का लक्ष्य था, 5.8 अचीव किया हमने। 8वीं योजना में 1992-97 5.6 का लक्ष्य रहा। पहले 5.0 था तो उससे थोड़ा बढ़ा के 5.6 रखा गया, पर वो 6.5 रहा। 9वीं योजना जो थी 1997-2002 में 6.5 लक्ष्य रखा गया। हम उत्साहित हुए कि हमने अचीव किया तो 6.5, तो इसलिए लक्ष्य 1997-2002 में 6.5 रखा गया, पर फिर वो 5.4 ही विकास दर समृद्धि दर हमारी रही। 10वीं योजना में लक्ष्य और ऊँचा रखा गया, 8.0 रखा गया, और ये 7 हम करीब थे, और 7.6 के करीब, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा हम कहेंगे जो हमारा योजना काल था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट 10वीं योजना में 7.6 में हमने अचीव की। फिर 11वीं योजना में हमने और बड़ा लक्ष्य रखा, 2007 से 12 के बीच 9.0 का, और वो हमें 7.5 जो है हमारा अचीवमेंट रहा। और 12वीं योजना जब समाप्त हुई तो उस समय 6.7 एक तरीके से अ, लक हमें हासिल किया हमने। तो ग्रोथ रेट में बहुत तेज़ वृद्धि हुई, और 1980 के दशक से आगे की हम अगर वृद्धि देखें तो वो हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक वृद्धि हमें देखने को हम कहेंगे। तो जीडीपी और के आधार पर अगर हम देखें, और जिसको हम आर्थिक वृद्धि दर देख रहे हैं, क्योंकि ये मात्रात्मक परिवर्तन दिखाता है कुल उत्पादन में या कुल आय में हमारी कितनी वृद्धि हो रही है, तो उसकी दृष्टि से हम बहुत पॉज़िटिवली हम आगे बढ़े। शुरू के काल में बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे, पर बाद में हम बहुत तेज़ी से बढ़े। फिर ये क्षेत्रीय समृद्धि परिवर्तन भी हमने कहा, जिसमें कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय अवस्था जो है कृषि, उद्योग और सेवाओं में विभाजित है, और इसमें किस प्रकार से संरचनात्मक परिवर्तन हुए कि कृषि क्षेत्र में हम 1950-51 में 53.1% हमारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान था, उद्योगों का 16.6 था, सेवाओं को 30.3 था। पर 1960-61 में कृषि का 48.7 हुआ, थोड़ा कम हुआ, और उद्योगों का 20.5 यानी बढ़ा, क्योंकि ये वही समय है जब बड़े उद्योग जो है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था, और सेवाएँ जो हैं उनका 30.8% रहा। 70-71 में 42.3% ही योगदान रहा, और क्योंकि ये वो समय है जब हम युद्ध और अकाल यानी कि सूखा के दौर से गुज़र रहे थे, तो योगदान कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कम रहा, और ओवरऑल ग्रोथ भी इसी दौरान भी इसीलिए कम रही।
24.0 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा और 33.8 सेवा क्षेत्र का। 1980s 81 की बात करें तो 36% यानी लगातार कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता गया, 36.1% रहा। मैन्युफैक्चरिंग यानी औद्योगिक क्षेत्र जो है 25.9% और सर्विसेज सेक्टर का 38.0%। 1990-91 जब वो आर्थिक सुधार उसके बाद हमने लागू किए तो ये 29.6% कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का 27.7 और सेवा क्षेत्र का 42.7 यानी सेवा क्षेत्र का जो योगदान था वो लगा बढ़ना शुरू हो गया था 1980s के बाद से ही और ये 1991 में और ज़्यादा बढ़ा। 2001 में ये और गति से बढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर का 22.3 ही रह गया और 27.3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो गया। ऑलमोस्ट 5% से देखें तो बराबरी से चले तो थोड़ा ही कम ज़्यादा था। और पर सेवा क्षेत्र बहुत तीव्र गति से विस्तारित हुआ, वो 50.4% हो गया। और 2010-11 में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 22% से सीधे कम होके 14% पे आ गया और औद्योगिक क्षेत्र का सब 27.3% से थोड़ा ही बढ़ा, 0.5% बढ़ा, 27.8% ही हुआ। और पूरी वृद्धि दर जो हुई, जो इस दौरान जीडीपी में बढ़ोतरी देखी थी, हमने अभी डिस्कस किया था, वो पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र के वजह से हुआ, जो कि 57.7% से बढ़ी। क्योंकि सरकार ने जो सेवा क्षेत्र थे जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है यानी दूरसंचार व्यवस्थाएँ हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है यानी बीमा क्षेत्र है, ये सारे जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए थे। पहले ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज़्यादा थे। पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हुई, तो इसलिए आप देखिए कि सर्विसेज सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा था। ऊर्जा क्षेत्र में भी हम जो कंपनियाँ थीं वो काम करना शुरू करी, तो सेवा का काम इसमें भी सेवा क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं उनमें ओवरऑल वृद्धि बहुत ज़्यादा देखी गई। फिर 2011-12 में हमारा जो कृषि क्षेत्र था उसका योगदान बहुत और कम होके 13.9 यानी 14 के करीब रहा और जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो थोड़ा ही परिवर्तन हुआ 27.0 और जो सर्विसेज सेक्टर था उसका 57.7 से बढ़कर 59.0 यानी मैक्सिमम सर्विसेज सेक्टर का योगदान और जो है इन कृषि क्षेत्र का सबसे कम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सेकंड प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना हुआ है। बस जो परिवर्तन आया वो कृषि क्षेत्र और जो आपका सेवा क्षेत्र है उसमें आया। अब सेवा क्षेत्र जो है का उत्कर्ष अगर हम देखें तो उसमें जो उसके तीव्र वृद्धि के उत्तरदायी कारण हैं, तो अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास तो बढ़ रहा था, तो उससे संबंधित भी सेवाएँ होती हैं। साथ ही साथ परिवहन भी बढ़ा यानी यातायात की सुविधाएँ बढ़ गईं, संचार के माध्यम बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में परिवर्तन हुआ, भंडारण की सुविधाएँ बढ़ी। जैसे क अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की के भी लिए भंडार गृह बनाए गए। इसी तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, उसके लिए भी भंडारण की सुविधाएँ बढ़ाई गईं। वित्त की सुविधाएँ यानी बैंकिंग सर्विस सेक्टर जो है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया। इंश्योरेंस सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इन सब कारणों से ये जो सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ इसलिए तृतीय क्षेत्र जो है वो बढ़ा। फिर दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं का तीव्र विकास हुआ और फिर रक्षा और नागरिक प्रशासन, आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र यानी जो हॉस्पिटल्स या उससे संबंधित हम जितने भी उपकरणों वाली कंपनियाँ ये सब कुछ स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ और शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी हुई। तो इन वजहों से भी सेवा क्षेत्र में विस्तार हुआ है और वृहद और मध्यम वर्ग के प्रयोज्य आय में वृद्धि के कारण भी जैसे कि जो इनकम है लोगों की पहले लोग रेस्टोरेंट्स कम जाते थे, पर्यटन के लिए कम जाते थे, पर क्योंकि जो मध्यम वर्ग था उसकी आय में विस्तार हुआ, ओवरऑल लोगों की इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इसलिए उनका डिमांड जो है वो पर्यटन के प्रति, होटल रेस्टोरेंट के प्रति, संचार के प्रति जो कम्फर्ट गुड्स माने जाते हैं या कम्फर्ट्स सर्विसेज़ मानी जाती हैं, उनके लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से साथ ही जिसको हम प्रदर्शनकारी प्रभाव उससे
होता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो लोगों की आय में भी वृद्धि के कारण जो है इस सेवा क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है, लोगों में पर्यटन की वृद्धि हुई है, लोग अच्छे फ़ोन अगर हम दूर संचार में अगर हम फ़ोन को देखें तो मोबाइल फ़ोन्स लोगों के पास बहुत अ, गति से बढ़ गए हैं। हम 2G से 4G, 4G से 5G तक आ चुके हैं और जो आपका डिजिटलाइज़ेशन है जिसे हम कहते हैं वो बहुत तेज गति से बढ़ा है और डिजिटलाइजेशन बढ़ने की वजह से जो ये सेवा क्षेत्र है वो और ज़्यादा गति से बढ़ा है। अगर हम 2013-14 में कृषि का योगदान देखें 20.7% था, उद्योग में 28.3, सेवाओं का 51.1, 2018-19 का देखें तो 16.1 और जो है 29.6 उद्योगों का 54.3 जो है वो सेवा क्षेत्र का जो है योगदान रहा है। तो अगर आप क्षेत्रवार जीडीपी का अंश जो है यहाँ पर भी ये परिलक्षित हो रहा है और बचत में अगर हम देखें क्योंकि बचत से ही निवेश होता है, तो बचत किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादातर बचत जो है वो हाउसहोल्ड इनकम में ही हो रही है यानी परिवारों में हो रही है, जो कि जो है निजी निगम जो हैं उनमें न भी होती है और सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसमें भी होती है। पर 2011 से 12 से अगर हम 2017-18 का कंपैरिज़न करें कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू बचतें कितनी हुई तो हाउस होल्ड की 23.6 थी 2011-12 में, 14-15 में ये 19.6 हुई और 17-18 में 17.2 यानी कि ये थोड़ा कम हुआ क्योंकि परिवार में लोग पहले मूलभूत आवश्यकताओं पर ही ज़्यादा निर्भर रहते थे। पर अब वो अपने सुख संसाधन पर भी खर्च करना चाहते हैं, कम्फर्ट्स पे भी खर्च करना चाहते हैं, जो उनकी इनकम है उससे कुछ ज़्यादा ही वो दिखावे के लिए ही भले वो थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो जो से जब कंज़म्पशन बढ़ जाएगा यानी उपभोग बढ़ जाएगा, तो बचत कम हो जाएगी क्योंकि इनकम के मुख्यतः 2 रूप पे ही खर्च होती है, या तो कंज़म्पशन होगा या तो सेविंग होगी, जो कि सेविंग बाद में इन्वेस्ट हो जाएगी, यानी बचत बाद में विनियोग हो जाता है उसका। तो परिवार में जब कंज़म्पशन यानी उपभोग बढ़ जाएगा, तो ये जो है बचत जो है वो कम होगी और बचत कम होने से हम कहेंगे हाउसहोल्ड के माध्यम से जो निवेश हो रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। 23.6 से आप देखिए 17.2 हो गया। निजी निगमित जो बचतें हैं वो बढ़ी 9.5 से वो 11.7 हुई, फिर 11.6 हुई 17-18 में। सार्वजनिक क्षेत्र का जो बचत का है वो 2011-12 में 1.5 था, 2014-15 में 1.0, 17-18 में 1.7। तो बचत जो है अगर देखा गया तो वो 34.6 थी 11-12 में और वो कम होके 17-18 में 30.5 हालाँकि बहुत कमी नहीं देखी गई, पर बचत थोड़ा कम हुई। इसी तरीके से बचत से निवेश प्रभावित होता है, पर निवेश जो है मान लीजिए घरेलू बचतों से कम हुआ होगा, पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से विदेशी मुद्राओं की वजह से, प्राप्तियों की वजह से और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वजह से जिसमें कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आता है पर विदेशी प्राप्तियों में और प्रत्यक्ष निवेश भी आता है, तो इन सब की वजह से जो है ये बढ़ा। अगर हम रोज़गार देखें तो रोज़गार में सबसे पहले कृषि क्षेत्र में ही अधिक लोग रोज़गार में दिखते थे। मैंने इसलिए कहा दिखते थे। पहले ये था कि हाँ, इतने लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, पर वो नॉर्मली वहाँ दिखते थे। जैसे कुल रोज़गार में प्रमुख क्षेत्र दिखते थे कि 1999-2000 में 59.9 यानी करीब-करीब 60% कृषि व संबंध पे और 2004-5 में 58.5, 11-12 में 48.9 और ये धीरे-धीरे और कम होता चला गया। औद्योगिक क्षेत्र में 16.4 1999-2000 में, 4-5 में 18.2, 11-12 में 24.3 यानी जब कृषि से शिफ्ट हुआ तो उद्योगों में आया। सेवा क्षेत्र में 2000 में 23.7% था कि कितने लोग रोज़गार में हैं प्रतिशत और 2004-5 में 23.3 और 11-12 में थोड़ा ही बढ़ा
9%। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या उद्योगों में रोज़गार बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लोग कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की ओर गए और वहाँ पर वो उद्योगों में काम करने लगे, चाहे मज़दूर के रूप में, चाहे मैनेजर्स के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार के रोल में वो वहाँ पे काम कर रहे थे। पर औद्योगिक क्षेत्रों में उनका काम बढ़ा, यानी कि अब डिपेंडेंसी जो है रोज़गार की दृष्टि से कृषि क्षेत्र से कम होकर औद्योगिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी और फिर वो सेवा क्षेत्र की ओर भी बढ़ने लगी। तो हम ये देखने में आया कि जो रोज़गार की दृष्टि से अगर हम देखें, तो ये परिवर्तन जो है विशेष रूप से जो है वो देखा गया है। शहरीकरण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उद्योगों में काम करने के लिए तो शहरीकरण में विस्तार होगा ही, पर ये देखना है कि शहरों में लोग क्या स्लम एरियाज़ विकसित होते जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, कि वो एक रिस्पेक्टेबल इनकम अर्न कर रहे हैं और वहाँ पर वो ठीक-ठाक व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, उचित उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ये भी देखने वाली बात है। पर जब ग्रामीण क्षेत्र से वो शहरों की ओर आए, तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं रहे, तो उनको ज़्यादातर बहुत अच्छा इतना रोज़गार नहीं मिला कि वो अपनी रहने की अच्छी व्यवस्था कर सकें, खाने की अच्छी व्यवस्था कर सकें, और ज़्यादातर वो मज़दूर वर्ग के में ही काम किया शुरू में, पर अब धीरे-धीरे ये भी इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और शहरीकरण जो है ये बताया है कि जैसे कि जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे कृषि पर डिपेंडेंसी कम होती है और उद्योगों में बढ़ती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अ, कम जनसंख्या रहेगी और शहरी क्षेत्र मतलब कम का मतलब ओवरऑल तो ज़्यादा दिखेगी, पर वहाँ से माइग्रेट कर कर शहरों की तरफ आएगी। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो हमें रोज़गार की दृष्टि में भी देखने को मिलती है। और अगर भारत में हम क्षेत्रीय विषमताएँ देखें कि अगर ओवरऑल देश में देखें तो किस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ रेट है, कहाँ पर कम है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अगर उसमें जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम अगर लेते हैं, तो उसमें किन प्रदेशों का पहले अधिक था, किन प्रदेशों का कम है। प्रति व्यक्ति कहाँ पर जीएसडीपी अधिक है, कहाँ पर कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम जीएसडीपी देखेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है और हालाँकि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी। तो ओवरऑल इनकम को हम जब जी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में कर रहे हैं, तो उससे जीएसडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति अ, उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं कहाँ पर कितना विस्तार हुआ, यानी कि अगर हम देखें तो पूर्वी क्षेत्र में अधिक विस्तार है कि जो है आपका पश्चिम क्षेत्र में है, कि उत्तर में, कि दक्षिण में। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि जो दक्षिणी राज्य थे, वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, या इसमें हम महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। और बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जिनको हम बीमारू क्षेत्र के कैटेगरी में रख रहे थे, बिहार, तो ये एक टर्म दिया गया था कि ये प्रदेश बहुत धीमी गति से बढ़ रहे थे। पर ये टैक्स से कुछ राज्यों ने अपने आप को ऊपर उठाया और उन्होंने आर्थिक समृद्धि दर में भी अपनी बढ़ोतरी की। इन जो विभिन्न सेक्टर्स में परिवर्तन हुए अ, देश के लेवल पे वो राज्य में भी देखे गए और इसी तरीके से वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उसने $1 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य भी रखा है। तो इसका मतलब अब हम इतने स्वप्न भी ऐसे या ये कहेंगे जिनको हम साकार कर सकते हैं, लक्ष्य। स्वप्न नहीं, लक्ष्य कहेंगे कि हमने ऐसा रखा है कि जो है हम जो अचीव कर सकते हैं और उस तरफ हम इस दिशा में इसीलिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न राज्यों का हम देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत जनसंख्या रह रही है, तो 2011-12 में मात्र 3 राज्य को अगर हम लें, इसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश था, उसमें 44% जो है
वो कुल देश की कुल जनसंख्या के लोग यहीं पर रहते थे और अखिल भारतीय स्तर पे जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं मतलब हैं, वो अखिल भारतीय स्तर पे 27.5% था 11-12 में वो जो है बिहार में 41.9, छत्तीसगढ़ में 40.9, झारखंड में 40.3, उत्तराखंड में 39.6 मतलब ज़्यादातर जगहों पर वो अधिक ही था, मध्य प्रदेश में 38.6 तो अगर गरीबी रेखा के नीचे लोग देखें तो उस अधिक थे, पर अब ये धीरे-धीरे जैसे उत्तर प्रदेश को हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने आपको अपने आप में बहुत इम्प्रूव किया है और गरीबी रेखा से नीचे से बहुत लोगों को उबारा है। क्योंकि जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठेंगे ही। मानव विकास में भी विषमताएँ रहीं कि मानव विकास में हम जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट आता है, एजुकेशन है और हेल्थ है और इन अगर हम इसमें स्त्री की साक्षरता को भी लें, तो इन सब में भी विषमताएँ तो थी पर हम लगातार जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कृषि विकास में भी अंतरजातीय विषमताएँ थी, उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ हो रहे थे, मैकेनाइज़ेशन यानी मशीनीकरण और उच्चीकृत जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका प्रयोग किया जा रहा था। और कुछ क्षेत्रों में बहुत ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग हम अडॉप्ट कर रहे थे और औद्योगिक विकास में भी विषमताएँ रहीं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु बड़े औद्योगिक क्षेत्र माने जा रहे थे और बाकी जो राज्य थे वहाँ पर कम औद्योगिक समृद्धि या विकास हुआ। समृद्धि प्रदर्शन में भी विषमताएँ रहीं। अभी भी ये है कि कुछ प्रदेशों ने अपने आप को बीमारू के टैग से ऊपर उठाया है पर अलग-अलग प्रदेश हैं तो सबकी अलग-अलग वहाँ पर कुछ असमानताएँ होंगी। पर पूरा देश तभी ग्रो करेगा या तभी विकास करेगा जब सभी राज्य जो हैं वो विकास कर रहे हों और इसमें अच्छा विकास और वृद्धि करने के लिए एक कंसेप्ट आता है वर्धमान पूँजी उन उत्पादन अनुपात यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो मतलब जो पूँजी लग रही है प्रति पूँजी 1% से अगर हम पूँजी बढ़ाते हैं तो उससे उत्पादन कितने गुने बढ़ रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो ये जो चेंज दिख रहा है उसको वर्धमान या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हम कहते हैं और जीडीपी में निवेशांश और जीडीपी की डिवाइड कर दें जीडीपी की वृद्धि दर से तो इसको कहते हैं या हम एस अपॉन जी कह सकते हैं यानी सेविंग्स को से डिवाइड कर देते हैं ग्रोथ रेट जो है एस यानी जो है सेविंग है और जी जो है वो वृद्धि दर है। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन हमने इस प्रकार के देखे कि कुछ राज्य जो पहले पिछड़े थे उन राज्यों ने बहुत अच्छी प्रगति की है और किस प्रकार से कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो है सर्विस सेक्टर में भी किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, ये हमने संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत देखा। अब ये जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनके लिए पीछे क्या है उत्पादन करना है, तो उत्पादन से ही आय बढ़ती है और उत्पादन करने के लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ बाधाएँ भी होती हैं, जिनको हम संरोध या बॉटलनेक्स भी कह सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट यूनिट यानी जो चौथी यूनिट है, उसमें इसके बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन के अगर हम प्रकार देखें, तो वैसे तो हम संसाधन वो देखेंगे कि जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो श्रम हो, चाहे सेवा, ऊर्जा, जितनी भी विभिन्न सामग्रियाँ हैं, इन सबको यूज़ करके जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आते हैं, इनका प्रयोग करके जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं, तो ये कहते हैं हम संसाधनों का प्रयोग कर कर उत्पादन कर रहे हैं और ये जो है रिन्यूएबल यानी और नॉन रिन्यूएबल दोनों हो सकते हैं। इनका नवीकरण भी हो सकता है और अनवीकरण करणीय भी हो सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में अगर हम देखें तो उसमें वायु, पवन जिसमें कि वायु में हम देखें कि जो विंड एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं, कोयला से बिजली बनाते हैं, खनिज हैं जो कि अब तो सिक्के नहीं यूज़ हो रहे हैं पर फिर भी कम यूज़ होते हैं। खनिज का इस्तेमाल इसके लिए भी करते हैं, आभूषण के लिए भी करते हैं, स्टील के लिए यानी इस्पात के लिए करते हैं और प्राकृतिक गैस यानी विद्युत ताप, तेल, बिजली, वाहन, ईंधन इन सब का जो ये सारी चीज़ें हम जो है कहते हैं ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं।
जिसमें कि जल संसाधन से भी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, पर्यावरण स्थिरता बढ़ती है, जैव विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा क्योंकि अ, जो हमारा इरिगेशन सेक्टर है यानी सिंचाई व्यवस्था है, उससे उत्पादन बढ़ेगा कृषि क्षेत्र में और खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी। और ये अभूतपूर्व स्तरों में हम कहें तो हमारा जो संसाधन ये बढ़े हैं, उसका कारण रहा है, दबाव उन पर बढ़ता है, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती सिंचाई आवश्यकताएँ, तीव्र शहरीकरण, औद्योगीकरण और अगर हम इसी प्रकार ऊर्जा के संसाधन देखें तो ऊर्जा के संसाधन भी 2 प्रकार के हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय कि एक रिन्यूएबल हुआ और एक नॉन रिन्यूएबल हुआ। अनवीकरणीय यानी कि जो एक बार प्रयोग कर कर खत्म हो जाते हैं, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, तेल है और प्राकृतिक गैस है। और ऊर्जा औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र और आवास वाणिज्यिक क्षेत्र जगह-जगह प्रयोग की जाती है। और अगर देखें हम तो इसमें भारत और चीन, अमेरिका के बाद अ, चौथे स्थान पर जो है वो रूस के बाद चौथे स्थान पर भारत आता है। कोयले की दृष्टि से अगर देखें तो भारत जो है कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसी वजह से अब हम सोलर अगर आज के समय में देखें तो सोलर एनर्जी के प्रयोग की बात की जाती है क्योंकि वो अपने आप रिन्यू होती रहती है और उसका क्षरण नहीं होता है। ऐसी ऊर्जा के स्रोत जिनका क्षरण ना हो, वो अगर यूज़ किए जाते हैं तो वो पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी तरीके से जो प्राकृतिक ऊर्जा हमें जैसा डिस्कस किया था, विंड एनर्जी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वन के जो संसाधन हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। वन के संसाधनों पर बहुत बड़ी जनसंख्या उन पर भी निर्भर रहती है, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उसको हम जो लकड़ी के सामान है उसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि इमारतों में प्रयोग होते हैं, जलाने के काम यानी ईंधन के लिए प्रयोग होते हैं पर ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है कि ईंधन के लिए प्रयोग हों। तो इसलिए कुछ न कुछ अल्टरनेटिव्स लगातार तलाशे जा रहे हैं। औषधि उसके लिए भी यूज़ होते हैं वन संसाधन यानी बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जो कि वनों में ही मिलते हैं बहुत सारे ऐसे वन में संसाधन भी मिलते हैं जो कि खाद्य यानी प्रयोग खाने के प्रयोग में आते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखते हैं और कुछ परोक्ष रूप से भी दिखते हैं जिसमें कार्बन अवशोषण, जैव विविधता संरक्षण ये सारी चीज़ें आती हैं। जब इन सब में स्टेबिलिटी होगी तो हमारा पर्यावरण भी स्टेबल होगा और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमने पिछले एक फर्स्ट सेकंड यूनिट में की थी, तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उन्हें ठीक से प्रयोग करें। एक और बहुत बड़ा प्राकृतिक संसाधन में आता है भूमि संसाधन और भूमि संसाधन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र को हमारे निर्धारित करता है और इसमें कितनी भूमि कृषि के लिए प्रयोग हो रही है, कितनी मरुस्थल है यानी डेज़र्ट है या कितनी बंजर पड़ी हुई है भूमि, कितने में वन आच्छादित है, कितनी परती यानी खाली पड़ी हुई है भूमि और कितनी पर फार्मिंग हो रही है यानी बुआई क्षेत्र कितना है। अगर हम इसको देखें तो इसके प्रतिशत के रूप में निबल बुआई 42% था और 50-51 में और 2014-15 में 46% रहा। और वन में 14 था, तो ये 23% हो गया क्योंकि ये संवेदनशीलता बढ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कांसेप्ट जब से विश्व में प्रयोग हो रही है, भारत भी विकास कर रहा है, पर वो पर्यावरण अनुकूल विकास करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वन आच्छादित भूमि बढ़ाई जा रही है क्योंकि सभी सरकारें जो हैं आप देखें तो आंकड़े लेके चलती कि इतने करोड़ों का पौधारोपण वृक्षारोपण होगा, हर साल करते हैं। तो उससे देखने में आ रहा है कि वनों की का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है और बंजर भूमि जो है उसका प्रतिशत कम हुआ है। खाली पड़ी जो भूमि है उसमें बहुत कमी आई है क्योंकि जो खाली पड़ी भूमि है उसको किसी न किसी प्रकार से प्रयोग कर लिया जा रहा है। हरित क्रांति आने के बाद से हम मल्टीपल क्रॉपिंग करके भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक साल में जहाँ एक फसल उगाई जाती थी, आज एक साल में कई फसलें उगाई जा रही हैं। साथ ही साथ जो खाली बंजर भूमियाँ हैं, वहाँ पर या तो हाईवेज़ बना
रहे हैं उसके अधिग्रहण हो रही है भूमि का या कुछ इंडस्ट्री स्थापित हो रही, तो खाली भूमि का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो गया है। अगर हम देखें तो 2014-15 में ये 8% हो गया, जबकि ये शुरुआत में 17% के करीब था। और मानव निर्मित संसाधन की अगर हम बात करें, तो ये अभी तक हम जो भी संसाधन हमने कहे, तो वो सारे संसाधन ऐसे थे जो प्रकृति हमें दे रही है। हमने फर्स्ट सेकंड यूनिट में कहा कि हमारे अल्प विकास का कारण ये है कि भारत ने या तो अपने संसाधनों का उचित दोहन नहीं किया या उनको जो है दोहन ही नहीं किया या फिर वो वेस्ट हुए। अल्प दोहन कह सकते हैं या अंडर यूटिलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं, ये हुआ या वेस्टेज ज़्यादा हुआ। पर ये प्राकृतिक संसाधन की स्थिति पर मानव निर्मित भी कई संसाधन होते हैं कि जो चीज़ें मनुष्य निर्माण कर रहा है और वो उत्पादन में प्रयोग हो रही। हालाँकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को यूज़ करके उसको मानव निर्मित संसाधन के रूप में हम परिणित करते हैं और इसमें मानव पूँजी भी अगर हम देखें तो वो ली जा सकती है। अवसंरचना की चर्चा अगर हम करें तो ये आधार होता है विकास का, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या आधारभूत संरचना या अवसंरचना कह रहे हैं, ये किसी भी विकास का आधार है, क्योंकि इसमें एक बार में बहुत बड़े फाइनेंशियल संसाधन लगते हैं और वो जो है सरकार ही उसमें आगे बढ़कर करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहता है ऐसी चीज़ में जिसका रिटर्न तुरंत का तुरंत ना मिल रहा हो। जिसमें इसी वजह से जो हाईवेज़ हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हों, चाहे स्टेट हाईवेज़ हों, परिवहन के और भी जो भी साधन हैं, नौवहन पत्तन है, बंदरगाह यानी पोर्ट्स हैं, हवाई पत्तन यानी एयरपोर्ट्स हैं, परिवहन उपकरण, तो ये इनमें लगातार वृद्धि देखी चली जा रही। इससे जो आच्छादित क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रेल मार्गों का नेटवर्क अगर हम कहें, सड़क मार्ग का नेटवर्क करें जिसमें नेशनल हाईवेज़ उत्कृष्ट कोटि के बन रहे हैं, ब्रिजेज़ बन रहे हैं। अगर हम अपने ही प्रदेश की बात करें तो उसमें ही आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाएगा कि अगर हम आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, लिंक एक्सप्रेसवेज़ की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, तो ये एक्सप्रेसवेज़ क्या हैं, वो आपकी जो आर्थिक समृद्धि है उसकी गति को बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे जो रॉ मटेरियल है उसका भी आवागमन तेज़ी से बढ़ता है, साथ ही साथ जो उत्पादन हो रहा है फाइनल गुड उसका भी जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हवाई अड्डे जो हैं वो ख़ास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखें तो उत्तर प्रदेश में ही 5 हवाई अड्डों का निर्माण या तो हो चुका है या हो रहा है और इस तरीके से और बहुत सारे डोमेस्टिक जो है वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं। संचार में हमने बहुत ही हम कहें कि उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डाक तार पे तो थोड़ा डिपेंडेंसी अब कम हुई है। दूरभाष के यानी टेलीफ़ोनिक है, मोबाइल है, इन सुविधाओं को अगर हम देखें संचार की, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र इन सब का जो है उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है और डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से इनके माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन भी लाते हैं। संचार के माध्यम से और साथ-साथ आर्थिक परिवर्तन भी आता है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जैसा बताया ही कि नवीकरण और गैर नवीकरण भी स्रोत होते हैं, उसमें बढ़ावा भारत में नवीकरण स्रोत को दिया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को। कोयला, बिजली जिसमें पवन यानी वायु, सौर, तेल, गैस, गोबर गैस ये सारे स्रोत जो हैं, सौर ऊर्जा इन सब का प्रयोग किया जा रहा है। फिर माध्यमिक वस्तु उत्पादन यानी जो मीडियम प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी वजह से बाकी उत्पादन प्रभावित होता है, जिसमें खनिज, इस्पात, मूल रसायन यानी जो बेसिक केमिकल्स होते हैं उनका, फर्टिलाइज़र्स है क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यानी उर्वरक एवं पीड़कनाशी जिसको कह रहे हैं, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से कृषि क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसलिए ये मध्यम वस्तु उत्पादन कहे जा रहे हैं यानी मीडियम प्रोडक्ट्स हैं, यंत्र समूह एवं यंत्र उपकरण। बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जो बड़ी अ, अग जो औद्योगिक उत्पादन होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। यानी कि एक उद्योग हुआ उसकी एंसिलरी यूनिट्स भी होती हैं, उस आनुषंगिक जो उनको हेल्प करती हैं, ऐसी यूनिट्स भी होती हैं, वो मध्यम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता जिसमें भूमि सुधार, सिंचाई, मेड़बंदी, बाँध चकबंदी यानी चकबंदी हम कहते हैं कि जो इधर-उधर अ, ति
बिखरे हुए खेत होते हैं, उनकी चकबंदी करके उनको एक जगह जब प्रदान कर दिया जाता है किसानों को, तो उससे उनको कृषि करने में आसानी होती है, ख़ास तौर पे जब पूँजी का उपभोग बढ़ता है कृषि में, तो वो यूज़ करना आसान होता है। चाहे वो ट्रैक्टर से जुताई हो रही हो, चाहे वो थ्रेशर या कंबाइन मशीन के माध्यम से प्रयोग कर रहे हों, तो इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें फ़िशरी यानी कि मत्स्य पालन भी आता है, हॉर्टिकल्चर भी आता है, फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर यानी जो फल, सब्जियाँ ये सब हुए, वन से संबंधित हुए, वाणिज्यिक वनों का, कमर्शियल वनों का भी प्रयोग किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएँ, यहाँ तक कि राज्य स्तर की भी प्रयोगशालाएँ बहुत बढ़ रही हैं, इसमें बहुत सुधार हो रहा है। सूचना प्रणाली जो है उसको उत्कृष्ट किया जा रहा है, ये सब हमारे जो है अवसंरचना का विकास है और जब इसमें विकास होता है, तो पूरा जो देश है, उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था में विकास होता है और वित्त एवं बैंक व्यवसाय यानी जो बैंकिंग सेक्टर है और जिसमें कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं, जो ऋण दे सकें क्योंकि जब वो उधार पर ऋण देंगे तो जिनके पास पूँजी नहीं है, वो भी उस पूँजी का प्रयोग कर कर जो है वो आर्थिक समृद्धि जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो उद्योग में हो, चाहे वो सर्विस में हो, उसको बढ़ाया जा सकता है ऋण के माध्यम से। फिर मानव विकास संसाधन इसमें स्वच्छ पेयजल की हम बात करते हैं, रोग उन्मूलन की बात करते हैं, सार्वजनिक स्वच्छता, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग का प्रयोग करके जो विशाल जनसंख्या है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की बात होती है। जो चिकित्सीय सुविधाएँ हैं, वो दिनों-दिन उनमें सुधार किया जाए। आप देखें तो लगातार एम्स जैसे हॉस्पिटल्स अगर हम देखें कि पीजीआई जैसे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस जो हैं अगर हम अपने प्रदेश में देखें तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स उच्च स्तरीय बन रहे हैं। पर इसमें हमें अ, जो आम जनसंख्या है उसके लिए हमको सरकारी संस्थान जो हैं वो स्वास्थ्य के उनको बढ़ाना होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना होगा और वो लोगों के सुविधा के अनुसार बनाने होंगे, जिससे कि वो आम जनमानस के स्वास्थ्य का ख़्याल रख सकें क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट या उनकी जो कैपिटल है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों का खर्चा हो जाता है कि उसमें वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और उस हिसाब से अभी भी हमें बहुत हॉस्पिटल सार्वजनिक स्तर पर खोलने की उच्च स्तर के खोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम जब विकास कर रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, तो इनसे कई रोग भी बढ़ रहे हैं। कुछ अगर सकारात्मक प्रभाव देखने में आते हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो उससे चैलेंज को फेस करने के लिए, उससे लड़ने के लिए भी हमारे पास उतना ही बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर का होना चाहिए। चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे हेल्थ सैनिटेशन किसी भी चीज़ का हो। फिर भौतिक अवसंरचना जो है उसमें कृषि उद्योग व्यापार में ये डायरेक्ट जो जुड़े हुए होते हैं जिसमें कि बिजली, सिंचाई, परिवहन, टेलीकम्युनिकेशन ऐसी सेवाएँ हैं, ये हमारे भौतिक अवसंरचना होती हैं। सामाजिक अवसंरचना जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सीय देखभाल, कुपोषण से लोगों को ऊपर उठाना, स्वस्थ पोषण देना क्योंकि भोजन कैलोरी इंटेक तो लोगों का मान लीजिए आप प्राप्त भी कर लें, पर जो है अगर कुपोषित रहेंगे तो हम कहते हैं कि हम सबसे युवा देश हैं। इस समय हमारे युवा 65% के करीब हैं। पर कैसे युवा हैं? क्या वो स्वस्थ, पोषित और कुशल युवा हैं? शिक्षित युवा हैं कि बस युवा हैं? तो जब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, उनको अच्छा पोषण नहीं देंगे, उनको अच्छे आवास की सुविधा नहीं देंगे, चिकित्सीय सुविधा नहीं देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देंगे, शिक्षा की नहीं देंगे, कौशल की नहीं देंगे, तो ये हमारे लिए वरदान ना साबित होके हमारे लिए बोझ हो जाएगी। क्योंकि हमारा प्रोडक्टिव सेक्टर अगर हम माने, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन 50 इन ईयर्स से लेके अगर हम 60-62 ईयर्स तक माने, तो ये पॉपुलेशन है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है और 1 से 15 साल के पहले के 1 से 14 साल तक के और 62 साल के ऊपर के लोग अगर हम लें, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। तो और कई देशों में देखा गया कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या अब बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखते हुए विकास की बात करनी होगी और जो विकास में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक तो वो उत्पादकता बढ़ाती है और जिसमें कि मानव पूँजी भी बढ़ती है और दूसरा होता है कि ये वृद्धि दर को भी बढ़ाती है। उत्पादकता बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ेगा तो वृद्धि दर भी बढ़ेगी और देश जो है वो विकास के पथ पर अग्रणी होता है, बढ़ता जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से, सामाजिक संरचना के माध्यम से जो पूँजी निर्माण है वो तीव्र गति से बढ़ता है और अधिक कुशल, स्वस्थ जनसंख्या जो है जब देश में रहती है तो आर्थिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है और धन और पूँजी बाज़ारों के लिए वित्तीय जो अवसंरचना यानी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात होती है जिसमें बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिससे कि लोगों की डिपेंडेंसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे कम रहे, असंगठित क्षेत्रों पर और संगठित क्षेत्रों पर ज़्यादा रहे क्योंकि वहाँ पर उनकी सुरक्षा अधिक है। गरीबी रेखा से लोगों को किस प्रकार से उठाया जा सकता है, उसके लिए स्वच्छ जल जिस पर वो लोग खर्च करते हों उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे वो सर्विसेज़ तो उनकी रियल इनकम जो है वो अधिक हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे कोरोना काल से अगर हम फ्री भोजन दे रही है सरकार तो उनकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो रही है। स्वच्छ पेयजल की अगर जितनी स्वच्छ पेयजल देंगे, उनका स्वास्थ्य बढ़ेगा पर रियल इनकम बढ़ेगी। नहीं तो अदरवाइज़ वो फ़िल्टर्स पे आरओज़ पे इन पर खर्चा करना पड़ जाता है स्वच्छ पेयजल के लिए। पर अगर वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी तो वो बच जाएगा। जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ लोग आ रहे हैं, तो एक तो यातायात के साधन बेहतर हों और जो अवशिष्ट ज़्यादा निकलेगा उस अवशिष्ट का प्रबंधन हो, अच्छी सुविधाएँ जो है शहरों में लोगों को दी जा सकें और जैसे कोरोना काल में हमने देखा कि लोग वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों को भाग रहे थे और उसमें किस प्रकार की चीज़ों को उनको फेस करना पड़ा। इस तरीके की आगे हमको ना फेस करना पड़े, हम अपनी गलतियों से या कमियों से सीखते भी हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की बात होगी। हमारा जो अवसंरचना अगर हम पर्यटन को बहुत विकास करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएँ ऐसी भी हैं जो पर्यटन के माध्यम से बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी और जैसे आप मानव निर्मित पर्यटन ही है, सिंगापुर को अगर आप देखें, तो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा और भारत में तो ये हम बहुत समृद्धशाली हैं इस दृष्टि से कि हमारे यहाँ पर्यटन के बहुत संसाधन हैं क्योंकि विविधता वाला देश है भारत। यहाँ पर कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर जो है मतलब डेज़र्ट्स भी हैं। तो तरह-तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ सब जगह अलग-अलग हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाके उत्सुकता होती है देखने के लिए। जब पर्यटन बढ़ेगा तो यातायात के साधन बढ़ेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ेगा तो यातायात के साधन सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जब माँग बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ानी पड़ती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे भारत की भी बात करें तो आज के संदर्भ में धार्मिक पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी वजह से अगर हम यूपी की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वहाँ पर अयोध्या धाम को अगर हम देखें तो कुछ ही महीनों में हमें देखने को आता है, साथ ही साथ जो मुख्य त्योहार होते हैं उन पर देखने को आता है कि ये पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पर इसके लिए ज़रूरी क्या है कि सड़क का जो संजाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें एक-दूसरे को जोड़ती हैं, इन सब के जाल को उत्कृष्ट कोटि का करना और इनके विस्तार को बढ़ाना। अगर हम देखें तो सुनहरा चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रेंगल जो था तब से सड़क संजाल में बहुत ही ज़्यादा सुविधाएँ बढ़ी। यानी बंदरगाह पोर्ट्स सड़क से पोर्ट को जोड़ना और रेल से पोर्ट्स को जोड़ना, तो ये आवागमन जो है बढ़ने की वजह से उपभोग भी बढ़ता है और जब उपभोग बढ़ता है तो पूंजीगत वस्तुओं को भी निर्मित करना पड़ता है, उनका निर्माण करना पड़ता है। वायु परिवहन बढ़ने से भी जो है वो टूरिज़्म बढ़ता है क्योंकि आपने देखा ही अभी अयोध्या धाम में जब अ, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश के कोने-कोने से, विदेशों के कोने-कोने से क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट बन गया था तो लोग वायु परिवहन से इतना है। वो एक उदाहरण है। ऐसे अगर आप सब जगह देखें तो बहुत तेज़ी से वायु परिवहन बढ़ रहा है और इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिजली के उत्पादन में भी हमको सुधार करना होगा, बैंकिंग की व्यवस्था को बढ़ाना होगा,
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं और आपको अपना जो है यहाँ लेक्चर दे पा रहे हैं और आप उससे लाभान्वित हो रहे हो। शायद प्रत्यक्ष रूप से आप हमसे ना मिल पाते, हमसे हम आपके बीच ये बातें ना डिस्कस कर पाते, पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ये करने में सफल हैं। अगर हम आप देखें तो यूपीआई के क्षेत्र में देखें तो भारत विश्व में उसने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है डिजिटल पेमेंट्स में। तो ये सब विकास की गति को बढ़ाते हैं, सामाजिक संरचना जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हम तीव्र गति से विकास करेंगे, क्योंकि विकास में हम जानते हैं कि लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़े और जो अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएँ होंगी तो वो बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उसके लिए राष्ट्रीय आय बढ़े और लिटरेसी रेट बढ़े, यानी जो शिक्षा की दर है वो बढ़े, तो इन हमें स्वास्थ्य शिक्षा पर, कौशल पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए इन चीज़ों के लिए संस्थानों की ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं कि काम अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण हो, विनियामक एवं पर्यावरणीय अनुमति में विलंब के कारण विलंब ना हो, यानी कि बहुत सारे जैसे बॉटलनेक्स होते हैं ना कि हमको रेगुलेशंस होते हैं, तो लाइसेंस लेने में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। से जुड़े मुद्दे हुए, पत्तनों का आधुनिकीकरण, यानी जो आपके पोर्ट्स हैं, उनका आधुनिकीकरण हो। इसी तरीके से एयरपोर्ट्स हैं, उनका आधुनिकीकरण हो और जिससे कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, वो यातायात के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से पहुँच सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा लोगों को दी जाए, डिजिटलाइज़ेशन बढ़े, तो जो समृद्धि की दर है और विकास की दर, वो दोनों ही बढ़ेगी और इसके साथ हमने दोनों यूनिट्स 3 और 4th जो है समाप्त की भारतीय अर्थव्यवस्था। धन्यवाद।